नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी फिर से आकाश आनंद को सौंपी गई है। आकाश आनंद पूरे देश में पार्टी का काम देखेंगे। रविवार को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती ने इसका ऐलान किया है। आकाश भी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मायावती के पैर छुए तो मायावती ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी पीठ थपथपाई, उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच यानी कि 7 मई को 47 दिन पहले आकाश को अनमैच्योर बताते हुए पार्टी की सभी अहम पदों से उन्हें हटा दिया था। मायावती ने तब कहा था कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक बुलाई है। यह पहली बैठक 3 घंटे तक चली। मायावती ने इसमें उपचुनाव समेत आगामी सभी चुनाव लड़ने की बात कही। यानी अब यूपी विधानसभा की 10 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव पर भी बसपा अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। जहां भी बसपा मजबूत होगी वहां पर बसपा चुनाव लड़ेगी। ये बयान दिया है डॉक्टर लालजी मेधानकर ने। बिहार बसपा के प्रभारी और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मेधानकर भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती ने यह भी ऐलान किया है कि अब हम उपचुनाव भी लड़ेंगे। जिन भी राज्यों में हम जहां मजबूती से है, मजबूत स्थिति में है, वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश में जहां भी हम मजबूत हैं और जहां भी उपचुनाव होने हैं वहां भी हम चुनाव लड़ेंगे। बसपा नेता सरबर मलिक ने यह भी बताया कि मायावती ने कहा कि क्या हुआ जो हम चुनाव हार गए, संघर्ष करेंगे और फिर से चुनाव लड़ेंगे। आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है, उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया है। इसी बात पर मंथन हुआ है कि चुनाव में क्या कमियां रह गई है। वहीं मुस्लिम वोटर्स पर इस बैठक में कोई भी बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि पिछली बार जब मायावती ने एक बयान दिया था तब इस बात पर विवाद हुआ था। हालांकि मायावती ने आज की जो बैठक हुई है उसमें मुस्लिम वोटर्स को लेकर, मुस्लिमों को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात रखेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम बात शुरू करेंगे। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप लखनऊ से ब्यूरो हैं। इसके अलावा मोहम्मद आजम खान जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञानेश जी, सबसे पहले आपसे आपके पास में आना चाहूंगा। पहली टिप्पणी आपकी, जिस प्रकार से आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, इस बार की क्या रणनीति है मायावती की? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में ही मायावती ने आज से करीब 47 दिन पहले उनको सभी अहम पदों से हटा दिया था, लेकिन फिर से उनको जिम्मेदारी दी है। देखिए मनीष जी, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो है आकाश आनंद को मायावती ने जिम्मेदारी दी थी हम्म। और उसके बाद में आकाश आनंद जो है उस फ्लो में आ गए थे, हम्म। पूरे जोश में आ गए थे और जो रैली और प्रचार की जिम्मेदारी थी वो आकाश हम्म। आनंद को पड़ती। तो आकाश आनंद ने जमकर प्रचार शुरू किया और जो चाहे वो विपक्ष विपक्ष की बात करें, चाहे वो हम्म। समाजवादी पार्टी और वो चाहे बीजेपी पार्टी हो, उन्होंने जमकर निशाना साधा। और जो भी अपने भाषण में उन्होंने संबोधन में कहा कि लगातार जो चाहे बीजेपी है जो वादे हमेशा झूठे वादे करती है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। तो लगातार ऐसे मुद्दों पर उन्होंने जमकर बोला, जिससे कहीं न कहीं मायावती ने जब कई रैलियों में आकाश आनंद ने जमकर वार किए विपक्षियों पर, और चाहे वो बीएसपी चाहे वो सपा पे हो चाहे वो भाजपा पे हो, उसके बाद में मायावती ने अचानक आकाश आनंद को उस पद से हटा दिया और यूपी की जो जिम्मेदारी थी चुनाव प्रचार की उसको हटा दिया। और उन्होंने बोला कि आकाश आनंद का पास में जो भी पद थे वो हम्म। सारे पदों से मायावती ने उनको वहां से हटाकर और बाहर कर दिया। अब देखिए, फिर बता दूं कि उपचुनाव होने वाले हैं, तो मायावती ने आज ही जो है आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है हम्म। और उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रही है और वो घोषित कर रहे हैं, अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर रहे हैं कहीं न कहीं। तो अब जो भी सभी विधानसभा के उपचुनाव होने, उनमें आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाए और प्रचार प्रसार करें, पार्टी को पूरी तरीके से मजबूत करने का काम करें। हम्म। बीएसपी की जो मायावती ने बैठक में एक खुला ऐलान किया है और आकाश आनंद को एक बार फिर देश भर में बीएसपी को मजबूत करने के लिए हम्म। मायावती ने आदेश दे दिया है। हम्म। बता दूं कि यूपी के मामलों में फिलहाल जो आनंद है वो दखल उनका कम रहेगा और हालांकि ये मायावती ने कहा है। तो मनीष जी, एक बात ये भी कि कहीं न कहीं मायावती को लोग से जो बीजेपी नहीं बोल रही है उनके लिए हम्म। क्या कारण है? उन्होंने जब भी लोकसभा चुनाव हुआ है उन्होंने खुलकर बीजेपी पे वार नहीं किया, हम्म। कहीं न कहीं उन्होंने सपा पे वार जरूर किए। आखिर क्या इसका कारण रहा और क्यों नहीं बोल रही,
ये वो खुद बता सकती है, लेकिन उनका ना बोलने के कारण जनता लगातार कहती है कि मायावती, जबकि बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव में उनका हारने का जो कारण रहा, जबकि बहुत सा वोटर एससी एसटी वोटर रहा है जो मायावती को चाहता था, हम्म। लेकिन इस बार बीजेपी को वो हराना चाहता था। हम्म। इसी की वजह से उसने समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है उनके प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। हम्म। तो कहीं तो ना कहीं कहीं न ये कहीं देखें, मायावती ने बिल्कुल कहीं ना जी। कहीं ज्ञानेश जी ये देखें कि मायावती के मौन के कारण ही उनका जो कोर वोटर था वो शिफ्ट हो गया है। अब जो कोर वोटर जो शिफ्ट हुआ है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है? देखिए कहीं न कहीं ये जो है मुस्लिम के पक्ष में जो मायावती का, चाहे वो ओवैसी वोटर हो चाहे मुस्लिम वोटर हो, हम्म। वो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता था। हम्म। और वो ये चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी ना जीते। अगर मायावती खुल के मैदान में होती और रैलियां की होती तो हम्म। शायद मायावती की सीटें बढ़ चुकी होती लोकसभा में। हम्म। लेकिन जब वो खुलकर मैदान में ना आई है तो जनता भी ये समझ चुकी थी कि क्योंकि इस बार वो कोई मौका नहीं देना चाहती थी बीजेपी को, इस हम्म। वजह से उसने जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से काफी वोटिंग की है और इसी वजह से परिणाम यह रहा कि हम्म। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद भरपूर संख्या में जीते हम्म। और इसी वजह से बीजेपी को झटका लगा। आप बता दूं ठीक है। उपचुनाव में भी अगर यही स्थिति रही मनीष जी, अगर हम्म। खुल के मायावती नहीं आई मैदान में हम्म। तो कहीं न कहीं उनको फिर झटका मिलेगा। तो बिल्कुल। खुल के अपनी पार्टी की बातों को रखना पड़ेगा और चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे मायावती हो हम्म। और चाहे उनके विधायक मंत्री हो, अगर मैदान में नहीं आते, फील्ड में अपनी चीजों को नहीं रखेंगे और जो भी उन्होंने विकास किया, एक एक चीज और मनीष जी बताना चाहूंगा। देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर मायावती की जब सत्ता में थी तो उनपे जो दबाव था और जो कहते हैं कि वो सब सिस्टम में रहते थे, लेकिन आज की कोई भी सरकार हो ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरीके से हावी रहता है। तो हम्म। ये सारी शिकायतें आज भी जनता के बीच में रहती थी कि शासन मायावती से अच्छा कोई नहीं चला सकता मनीष जी। हम्म। तो कहीं न कहीं ये चीजें है, लेकिन जब तक पार्टी के मुखिया मुख्य तौर पर मैदान में नहीं आएंगे हम्म। तो जनता किसकी तरफ जाएगी आप बताइए। आप जब बिल्कुल खुल की ठीक है। बात ही नहीं रख पाएंगे, आप रैलियां नहीं करेंगे, आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगी तो हम्म। जनता किस बिल्कुल ठीक है, उद्देश्य से लेकिन आपके देखिए पास में लोकसभा आएगी। चुनाव जी। में ठीक है ज्ञानेश जी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से आकाश आनंद ने अपनी जो भाषा शैली अपनाई, जिस प्रकार से आक्रामक रुख अपनाया, कहीं ना कहीं ये भी उसका बड़ा कारण रहा कि मायावती को उन पर विराम लगाना पड़ा। मोहम्मद आजम खान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपकी पार्टी का लोगो आपके पीछे दिख रहा है, क्या इसी रफ्तार से आकाश आनंद के आने के बाद में उनकी पार्टी की रफ्तार बढ़ेगी? हाँ मनीष जी, जहाँ तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सवाल है, हम्म। वो बसपा अगर मजबूत होती है तो हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बसपा मजबूत होगी तो सबसे पहला नुकसान भाजपा को होगा। हम्म। भाजपा ये चाहती नहीं थी कि लोकसभा चुनाव में बसपा मजबूती से चुनाव लड़े, इसीलिए उसने कहीं न कहीं मायावती जी के थ्रू आकाश आनंद को चुनाव से गायब किया। यकीनन आप दोनों ये सही कह रहे हैं कि एससी और एसटी वर्ग खासतौर से जो मायावती का वोटर है उनमें आकाश आनंद के लिए चार्म दिख रहा था और वो उनके साथ लामबंद भी हो रहा था। यही बात शायद बहन जी को अच्छी नहीं लगी कि वो तो चाहती ये थी कि भाजपा किसी तरह से जीत जाए। देखिए जो आप लोगों का परसेप्शन है, आपका क्या परसेप्शन है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो विपक्ष का परसेप्शन था उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि बहन जी चुनाव मजबूती से नहीं लड़ रही है और उनका मजबूती से न लड़ना कहीं न कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। ये बात अलग हुई कि उनकी ये सोच बैक फायर कर गई और दलितों और एससी ने खासतौर से संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नाम पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपना समर्थन दिया है। तो हम लोगों के मुद्दों के इस चुनाव में दलित वर्ग से हमें समर्थन हासिल हुआ है, लेकिन अगर बसपा मजबूत भी होती है तो जो हम विपक्ष की लड़ाई अगर त्रिकोणात्मक उसमें बदलती है, यकीनन हम कमजोर नहीं पड़ेंगे उसमें। लेकिन क्यों नहीं पड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत होती है, आकाश आनंद के हाथों में अब कमान दे दी है पूरी तरीके से मायावती ने, अगर बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है फिर से लौटता है, अगर वो फिर से उसकी तरफ शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को तो नुकसान होगा ही, इसमें क्यों नहीं होगा? नहीं, समाजवादी पार्टी को उतना नुकसान नहीं होगा जितना भाजपा को होगा, क्योंकि कहीं न कहीं लाभार्थी वर्ग के नाम पे
वो वोटर भाजपा से ज्यादा जुड़ा हुआ है समाजवादी के मुकाबले। हाँ। तो समाजवादी को जितना अगर 10% का नुकसान होगा तो भाजपा को 25-30% का नुकसान होगा। तो 22 वर्षा वो चीजें बराबर हो जाएंगी। यानी जब त्रिकोणात्मक, अगर आप मान लेते हैं आपकी बात कि उत्तर प्रदेश का चुनाव त्रिकोणात्मक उसमें चला जाएगा, तो जब त्रिकोणात्मक उसमें होगा तो आज के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति है, जो पीडीए का फार्मूला है, उसमें कहीं न कहीं हम ज्यादा सक्सेस नजर आएंगे। अगर आकाश आनंद के आने से बसपा मजबूत भी हो जाती है तब भी। लेकिन देखिए, आप त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चौतरफा मुकाबले की बात करूंगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तब भी इंडिया गठबंधन वहां पर टिकेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने दिल्ली में देखा कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, वहां पर कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं है। क्योंकि अब देखिए, स्थिति की अगर बात की जाए, मजबूती की अगर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के तौर पर बनकर उभरी है। कांग्रेस पार्टी का उतना जनाधार नहीं है जितना कि समाजवादी पार्टी का है। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि मायावती ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी के साथ में अलायंस नहीं करेंगे। मनीष जी, आज की जो स्थिति है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन एक साथ है, उसमें कोई इफ बट और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। भविष्य क्या कहेगा, क्या होगा, ये एक अलग विषय है, लेकिन आज के डेट में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है और वो जो कार्यकर्ता है और जो जनता है वो चाहती है कि ये गठबंधन बना रहे। तो आप ये मान के चलिए कि वो गठबंधन है और चुनाव में भी रहेगा। बिल्कुल, लेकिन त्रिकोणात्मक लड़ाई आप मान के चलिए। अगर आप लोगों के हिसाब से बसपा मजबूत हो जाती है, वैसे हम ये मान के नहीं चलते हैं कि आकाश आनंद महीना 2 महीना में इतना आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे कि 10% के वोट, 10% से कम के वोट शेयर पे इस टाइम बसपा खड़ी हुई है। लोकसभा में उसके पास कोई सांसद नहीं है और विधानसभा में 403 में सिर्फ एक विधायक है। तो बहुत ही कमजोर स्थिति में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। उसे जो भी उसका नेतृत्व करेगा उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तब जाके शायद वो किसी लैंडमार्क पे ले आ पाएंगे। इतना आसान नहीं है कि एक व्यक्ति आएगा और सारा जादू की छड़ी घुमाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी और गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन का, वो यकीनन कहीं ना कहीं जो वर्तमान चुनाव लोकसभा का हुआ है उसे बूस्टअप मिला हुआ है और जनता का सबसे ज्यादा समर्थन उत्तर प्रदेश में इस वक्त उसे हासिल है। तो हमारी कोशिश होगी कि जनता के उस समर्थन को हम अपने साथ बनाए रखें और उपचुनाव के परिणाम भी ज्यादा अच्छे दे सके। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आकाश आनंद के पास में यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं है कि वो बिल्कुल जादू कर देंगे। उनको मेहनत करनी पड़ेगी। एक यूथ है, जिस प्रकार से उनकी भाषा शैली रही है, उनकी भाषण शैली रही है, जो आक्रामक रुख रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी, दूसरे नेताओं को कम से कम परेशान कर देने वाला तो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें कि उत्तर प्रदेश में अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी खुल करके सीटों का वितरण नहीं हो पाया। वहां पर ना तो कांग्रेस ने खुल के ये कहा कि हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, ना ही समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि हम कांग्रेस को इतनी सीटें दे रहे हैं। मनीष जी, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, ये चीजें सामने आ जाएंगी। चुनाव की घोषणा हुई नहीं है। उपचुनाव इतना बड़ा विषय नहीं है कि उसकी सेट शेयरिंग इतनी जल्दी आ जाना चाहिए। उपचुनाव एक बहुत छोटा विषय है और उम्मीद करते हैं कि जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो आपको सीट शेयरिंग भी मिल जाएगी, कौन किस पे लड़ेगा, किस पे नहीं लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये सारी चीजें चुनाव की घोषणा के साथ ही मिल पाएंगी। ये मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है कि बहुत जरूरी है कि थोड़ा बहुत जल्दी सीट शेयरिंग दे दी जाए, लोगों को बता दिया जाए। ठीक है। शायद उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव के संदर्भ में देखेंगे एक छोटा चुनाव है। ठीक है, आप इसको छोटे चुनाव के तौर पर देख रहे हैं मोहम्मद जी, आप इसे छोटे चुनाव के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है मोहम्मद जी, क्या आप उपचुनाव को छोटे चुनाव के तौर पर देख रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हमेशा ही उनके, जब आपसे कह रहे हैं जो चुनाव हम अभी मनीष जी जो चुनाव लड़ के भी हम आए हैं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, के संदर्भ में वो एक छोटा चुनाव है। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, उसमें से 5 तो हमारी सीटें हैं और 6ठी सीटें जो आरएलडी की है वो
हमारे सहयोग से आरएलडी जीती थी, यानी 6 सीटों पे तो ऑलरेडी हम एक तरह से काबिज हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो भाजपा की 4 सीटें हैं उनमें भी कितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको अपने पास ला सके या जीत सके। ठीक है। यानी कम से कम हमें उम्मीद है 8 सीटें गठबंधन या समाजवादी पार्टी जीतेगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आप इस उपचुनाव को छोटे चुनाव के तौर पर देख रहे हैं, आंक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि हम कोई भी चुनाव को छोटे चुनाव के तौर पर नहीं देखते, जबकि हमारी पार्टी हमेशा ही चुनावी मूड में रहती है, तैयारी करने की कोई भी जरूरत नहीं रहती। मैं आपके पास में ये सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन सलाउद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर, जिस प्रकार से आज मायावती ने दोबारा फिर से बड़ा ऐलान किया है, आकाश आनंद को फिर से पार्टी की पूरी कमान दे दी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर तो बनाया गया है लेकिन उत्तराधिकारी भी बनाया गया है। आपको क्या लगता है कि दोबारा से जब आकाश आनंद पर मायावती ने विश्वास जताया है तो क्या मायावती और अपनी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका जनाधार बढ़ेगा? क्योंकि जिस प्रकार से हमने लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत देखा है, मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। सीट न मिलना अलग चीज है, आपने जो बताया ये सच है कि कोई सीट नहीं मिली है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये सभी सीटों को चुनाव लड़ा और उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को भले न मिला हो, लेकिन आज जो गठबंधन यहाँ पे लड़ा था उसका फायदा भाजपा को नहीं मिला, गठबंधन को मिला है। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, आप उसे देख सकते हैं कि 9 पॉइंट कुछ वोट हमें मिला। हाँ। और 12% जो बेस वोट है इनका अपना बहन जी का उस समाज के लोगों का होता है। हाँ। लोग ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घट गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि घट गया, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी से जो लोग निकल के गए हैं वो समाजवादी पार्टी की पहली पंक्ति के नेता हैं, भाजपा में पहली पंक्ति के नेता हैं, कांग्रेस में पहली पंक्ति के नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मानवर काशीराम साहब ने खड़ा किया, उसको बहन जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन हम इस चीज से इनकार नहीं करते कि हम में जो भी पार्टी के दिक्कतें आई हैं तो उससे जनाधार हमारा घटा है। हम 31% से घटते घटते 12 पे आए और 9% पे आ गए। लेकिन बहन जी एक उसूल पसंद नेता है। अगर देश में कोई नेता है इस वक्त तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने। हालांकि उनकी कुछ बातों को गलत प्रचार प्रसार किया जाता है, कभी बी टीम कहा जाता है, लेकिन आज जो गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जीता है, आप उसका आकलन कर लीजिएगा 80 सीटों का। अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव न लड़ती या बहुजन समाज पार्टी की उन सीटों पे जो फायदा मिला है वो सीधे गठबंधन को मिला है। लगभग 31 सीटें बहुजन समाज पार्टी के लड़ने की वजह से लोकसभा की कांग्रेस और सपा गठबंधन जीता है। तो इस तरफ एक तरफ तो ये बी टीम कही जाती है कि भाई बहन जी न लड़ती, बहन जी क्यों न लड़ती, सबकी अपनी पार्टी है, सबके अपने उसूल है, सबकी अपनी राजनीति है। ठीक है, ये राजनीति में चलता रहता है कि कभी कोई आगे कोई पीछे, कुछ मुद्दे किसी पे हावी हो गए कुछ, लेकिन हिंदुस्तान में 3 विचारधाराएं हैं भाई साहब। एक विचारधारा बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वालों की है। एक विचारधारा कांग्रेस और महात्मा गांधी के मानने वालों की है। एक विचारधारा आरएसएस की है जो गोलवलकर को मानते हैं। तो इन्हीं विचारधाराओं पे लड़ाई होती रहेगी और ये कभी आगे कभी पीछे का मसला चलता रहेगा। और ये ठीक है कि बहन जी ने कहा, फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के ही दम पे आज गठबंधन अगर इतनी सीटें लाया है कांग्रेस और सपा, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने का भी योगदान है। ठीक है, उल्टा प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, आपसे 2 और सवाल पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से मायावती ने आकाश आनंद को हटाया था, तो जिस प्रकार से हम आकाश आनंद की जो भाषा शैली देख रहे थे, जो उनका आक्रामक रुख देख रहे थे, लगातार हर रैलियों में वो बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे थे, तो क्या ये कारण रहा मायावती ने उन पर जो कार्रवाई की, उन्हें पद से हटाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया और उत्तराधिकारी भी घोषित किया था लेकिन उससे भी उनको हटा दिया, तो क्या पहला कारण ये रहा कि वो आक्रामक रुख से जो प्रचार प्रसार कर रहे थे? और दूसरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर
मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो क्या आपको लगता है कि पार्टी का वोट प्रतिशत तो बढ़ता ही और 2-4 सांसद जीत भी जाते? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन दूसरी चीज जो आपने कहा हाँ। कि उस समय चुनाव चल रहा था और चुनाव में कोई भी ऐसे शब्दों का उपयोग बहन जी पसंद नहीं करती। वो ऐसी नेता हैं कि जिन्होंने अपनी पार्टी के सांसद को अपने घर बुला के अपनी सरकार में अरेस्ट कराया था। वो इंसाफ पसंद नेता है और जो भी उन्होंने किया है, अगर अभी तो यूट्यूब का जमाना है, सब इंटरनेट पे सबकी सरकारों के कार्यकाल के जो काम है वो पड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, भाजपा की हो, बसपा की हो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं। आप वो कार्य बहन जी की सरकार जो भी उन्होंने 4 बार चलाई है, अगर उन कार्यों को आप सर्वे कर ले या उसका एक समीक्षा कर ले तो बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा, हमारी नेता से ज्यादा किसी ने कोई वर्क आम पब्लिक, आम और गरीब लोगों के लिए नहीं किया है। वो कहती है हमें धन्ना सेठों से कोई पैसा नहीं चाहिए, इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं से अपना चंदा इकट्ठा करके अपनी पार्टी को चलाती है, ना कि किसी उद्योगपतियों से। लेकिन वो एक इल्जाम लगता है, लेकिन उनके अपने एक उसूल है। चाहे कोई राज्यसभा किसी को भेजा हो, किसी को मंत्री बनाया हो, किसी को कुछ बनाया हो, कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, क्योंकि आकाश आनंद जी ने एक ऐसा लफ्जों का इस्तेमाल कर दिया था उसमें, बहन जी ने जो बेहतर समझा कि उसमें चुनाव आयोग है और अधिसूचना जारी है और उस अधिसूचना के अंदर कुछ शब्द ऐसे हुए कि बहन जी ने जो बेहतर समझा वो किया, क्योंकि वो हमारी नेता है और इसलिए उनको हटाया। क्या आकाश आनंद को दोबारा पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? मायावती ने दोबारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद तो दिया ही है लेकिन उत्तराधिकारी भी बनाया है। आपको लगता है कि उनके अब राजनीति में एंट्री मारने से दोबारा उनका कद बढ़ा है, तो क्या वो अपनी पार्टी के कद को भी बढ़ाएंगे? क्या पार्टी में जो जनाधार छूट चुका है, जो लोग छोड़कर चले गए हैं, उनको वो पार्टी में वापस लेकर आएंगे? पार्टी की मजबूती होगी उनके आने से? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जनाधार घटा है, लेकिन अब आकाश आनंद जी को बहन जी ने आगे बढ़ाया है और ये पार्टी के लोगों की मांग भी थी। पार्टी में ये मांग बहुत तेजी से थी कि आकाश आनंद जी को काम जो भी बहन जी ने सौंपा है उसे आगे मतलब कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि काफी तेजी से बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में भीड़ बढ़ने लगी थी। आकाश आनंद जी के जाने से भीड़ बढ़ रही थी, लोग उनकी बातों को सुन रहे थे। वो युवा है, पढ़े लिखे हैं, वो अच्छी तालीम हासिल करके बाहर से आए हैं। जाहिर सी बात है कि नए नेतृत्व में जब आकाश आनंद जी इस पार्टी में जो भी बहन जी कार्य दिया है या देंगी, आगे जो भी और करेंगी, तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी को इसका फायदा होगा, क्योंकि बहुजन समाज किसी और को नेता मानने पे एक्सेप्ट वो नहीं कर रहा है। वो कुछ लोग कहते हैं मुझे वोट दे दिया, कुछ लोग कहते हैं इस पार्टी को वोट दे दिया, लेकिन हम कहते हैं कि वो कारणवश, मजबूरी के बस कुछ भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज, ठीक है, बहन जी अभी मोहम्मद आजम खान जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट था, जो कोर वोटर थे उनके, खास तौर पर जाट वोटर, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को शिफ्ट हुआ है, बीजेपी को शिफ्ट नहीं हुआ है। मैं आजम भाई से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर वो वोटर इनसे जुड़ गया है तो फिर वो एक तो मैथमेटिक्स है कि बहुजन कहीं पे लड़ी तो गठबंधन को फायदा हुआ और कहीं बहुजन लड़ी तो गठबंधन को नुकसान हुआ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट जो बेस वोट है वो 12% है और जो वोट की पोलिंग होती है वो मान लीजिए कि बहुत हाईएस्ट कहीं पे 60 है, कहीं पे 65% है, तो फिर 9% वोट बहुजन को कहाँ से मिला? वो आजम भाई बता सकते हैं, मेरी तो नहीं समझ में आता। और अगर बहुजन समाज पार्टी या बहुजन वोट पूरी तरीके से खत्म हो गया बहुजन से और वो समाजवादी पार्टी को चला गया, तो फिर चंद्रशेखर रावण को नहीं जीतना चाहिए था। भाई चंद्रशेखर रावण जहाँ जीते हैं वहां पे तो सपा और कांग्रेस गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी लड़ाया, भाजपा ने भी लड़ाया और तो वो आरक्षित सीट है ना सर, नगीना तो आरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। नहीं, आरक्षित सीट तो है, लेकिन आरक्षित पे इनका प्रत्याशी तो था, सभी पार्टियों का प्रत्याशी था। देखिए ये चुनाव पब्लिक लड़ी है, ये चुनाव पब्लिक बनाम भाजपा हुआ है। ये चीज कहना कि ये गलतफहमी होगी कि किसी के पीछे चला गया है। बहुजन चट्टान की तरीके से आज भी बहुजन बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा है
अगर वो 9% वोट मिला है और खड़ा ना होता तो कहाँ से होता। लेकिन बिल्कुल मैं ठीक ये है। नहीं कहता हूँ कि वोट नहीं गया, बहुत से वोट है शेड्यूल कास्ट में, अदर कास्ट में। भाई चुनाव जब दो पार्टियों के बीच में हो रहा है तो फिर दो पार्टियों के चुनाव जब बीच में होता है तो वोट का डिवाइडेशन बहुत कम होता है। ये चुनाव विपक्ष बनाम भाजपा का हुआ है। ठीक है सर, मैं ठीक है। अब ठीक है सर, चूंकि बिल्कुल ठीक है सर, चूंकि अब समय की भी एक सीमा है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। बसपा की कमान फिर से आकाश आनंद के हाथों में सौंपी गई है। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया है। मायावती ने आज की पार्टी और आज की जो बैठक है उसमें बड़ा ऐलान किया है, लेकिन देखना होगा कि क्या आकाश आनंद की दोबारा से एंट्री होने पर बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूत हो पाएगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।